हाय प्यारे बच्चों, आइए आज हम जानते हैं कक्षा 10 का जय प्रक्रम थर्ड परिवहन। आज हम लोग परिवहन के बारे में जानेंगे कि जय प्रक्रम थर्ड परिवहन क्या है, किसने परिवहन की खोज की, आखिर परिवहन होता क्या है। प्यारे बच्चों, तो देखते हैं परिवहन को हम लोग परिसंचरण भी कहते हैं। यानी परिवहन का मतलब है कि आना और जाना, यानी बस यात्रियों को ले जाती है और ले आती है, तो ले जाना और ले आना परिवहन का कार्य है, तो उसी को हम लोग परिसंचरण भी कहते हैं। तो देख लेते हैं तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है, परिसंचरण क्या है, आइए हम विस्तार से ध्यान समझते हैं। वह क्रिया जिसमें रुधिर हृदय और वाहिनियों से होता हुआ पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, उस क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। बच्चों, वह क्रिया जिसमें जो रुधिर है वो हृदय और वाहिनियों, इसमें वाहिनी होती है, नसें होती हैं, उन नसों से होता हुआ पूरे शरीर का चक्कर लगाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये ब्लड इन नसों से होता हुआ, ये हृदय है और ये धमनी शिरा है, वाहिनियां हैं, और जब रुधिर हृदय और वाहिनियों से होता हुआ पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, उसी क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। बच्चों, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने परिसंचरण की खोज की। इन्होंने ही बताया कि जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड वाहिनियों से होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है और वहां से शिरा से होता हुआ पुनः हृदय में चला आता है। इसी क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। वह क्रिया जिसमें रुधिर हृदय एवं वाहिनियों से होता हुआ पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, उस क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। जिसमें रुधिर हृदय और नसों से होता हुआ पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, उस क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो बच्चों, देख लेते हैं कि इस परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण, परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है। निम्नलिखित अंगों के मिलने से, निम्नलिखित अंगों के मिलने से परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। तो कौन कौन से अंग हैं? रुधिर, हृदय, धमनी और शिरा। बच्चों, रुधिर, हृदय, धमनी और शिरा, ये जब चार अंग मिलेंगे तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण होगा। यानी रुधिर, हृदय, धमनी और शिरा, ये चारों अंग मिल जाएंगे। अंगों के मिलने से तंत्र का निर्माण होता है। तो रुधिर, हृदय, धमनी, शिरा, चारों अंग मिल गए तो एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है, रुधिर लाल क्यों दिखाई देता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो रुधिर की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप लोग ध्यानपूर्वक रुधिर की यानी ब्लड के बारे में समझेंगे। तो आइए बच्चों, रुधिर के बारे में जानते हैं। रुधिर को ब्लड कहते हैं। रुधिर को अंग्रेजी में ब्लड कहा जाता है और इसे हिंदी में खून या रक्त भी कहा जाता है। बच्चों, तो रुधिर कैसे आप पहचानोगे कि ये रुधिर है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कोई पूछेगा कि रुधिर क्या है, तो हम आप बताएंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में बहने वाला, कई कोशिकाओं के मिलने से बनने वाला तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर की पहचान, रुधिर लाल रंग सा, रुधिर लाल रंग सा, चिपचिपा, अपारदर्शी, जल से कुछ भारी तथा हल्का सा क्षारी द्रव है। बच्चों, फिर से समझ लेते हैं कि रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर लाल रंग सा, चिपचिपा, अपारदर्शी, जल से कुछ भारी, क्षारी द्रव है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा 7 से 8% होती है। पुरुषों की अपेक्षा, कह लीजिए महिलाओं में रुधिर की मात्रा कम होती है। फिर से
ध्यान देंगे हम लोग। रुधिर क्या है, इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, महिला में अधिक होता है रुधिर की पुरुष में अधिक होता है, तो देख लेते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर लाल रंग सा चिपचिपा और पारदर्शी, जल से कुछ भारी, हल्का सा क्षारी द्रव है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा 7 से 8% होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कम होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रुधिर के भाग यानी पार्ट ऑफ ब्लड क्या है। रुधिर को यदि हम लोग छाने तो रुधिर में 2 पार्ट निकलेंगे, एक द्रव वाला पार्ट और एक ठोस वाला पार्ट। तो द्रव वाले पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और ठोस वाले पार्ट को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से रुधिर में 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। तो रुधिर के 2 भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा के बारे में पहले देख लेते हैं। प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। यदि हम 100 ग्राम ब्लड लेते हैं तो उसमें 55 ग्राम प्लाज्मा होगा, तो बाकी बचा 45 ग्राम रुधिर कणिकाएं होंगी। तो बच्चों, रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। कैसे पहचानेंगे कि प्लाज्मा क्या है? तो यह हल्के पीले रंग का क्षारी द्रव है। यह हल्के पीले रंग का क्षारी द्रव है। इसमें यानी जिसमें कहने की बात यह है कि यदि प्लाज्मा का निर्माण हमको आपको करना है तो क्या क्या उसमें मिले रहेंगे, तो जिसमें 90% जल, प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों, कहा जा रहा है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। कैसे पहचानेंगे? यह हल्के पीले रंग का क्षारी द्रव है। इसके निर्माण में 90% जल और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब रुधिर का जो ठोस पार्ट है उसे कहते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर का जो द्रव पार्ट है वो प्लाज्मा था और रुधिर का जो ठोस पार्ट है वो रुधिर कणिकाएं हैं। आप समझ गए हैं कि रुधिर को यदि छाना जाए तो द्रव पार्ट और ठोस पार्ट निकलेगा। तो द्रव को प्लाज्मा और ठोस को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रुधिर कणिकाओं को इंग्लिश में ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। रुधिर कणिकाएं देखते हैं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स या पट्टिकाण। तो देख लेते हैं कि रुधिर कणिकाएं क्या हैं। रुधिर में इसकी मात्रा 45% होती है। रुधिर कणिकाओं की मात्रा 45% होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रुधिर कणिका, इसे अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। पहला है लाल रुधिर कणिका। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और तीसरा है पट्टिकाण, इसे अंग्रेजी में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। इस प्रकार से रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और पट्टिकाण। इंग्लिश में से रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। बच्चों, शॉर्ट में लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी कहा जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं आरबीसी के बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ बोर्ड पर लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स के चित्र दिखाई देते होंगे। आप यहाँ पर देखिए लाल रुधिर कणिका है, यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिका और यहाँ नीचे प्लेटलेट्स हैं। तो इनको आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बच्चों, पहली रुधिर कणिका है लाल रुधिर कणिका, इसको इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं और शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं को कैसे आप पहचानेंगे, इसको ध्यान देने वाली बात है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती हैं। बच्चों, ये जो रुधिर कणिकाएं हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती हैं। इनका आकार निश्चित होता है।
इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी मात्रा 45 से 55 लाख प्रति मिमी क्यूब होती है। रुधिर में इनकी मात्रा 45 से 55 लाख प्रति मिमी क्यूब होती है। इनका जीवन काल 110 से 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल, यदि आज इनका निर्माण हो गया तो हाईएस्ट इनका जीवन काल 120 दिन का होगा। बच्चों, रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। रुधिर कणिकाएं जो 3 प्रकार की थी, लाल कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और पट्टिकांड, तो उसमें फर्स्ट है लाल रुधिर कणिका, जिन्हें आरबीसी के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। इनका आकार निश्चित होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यदि लाल कणिकाओं की बात कर लें तो ये लाल कणिकाएं हैं, इसमें हीमोग्लोबिन है। इन्हीं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती हैं। इनका आकार निश्चित होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी मात्रा रुधिर में 45 से 55 लाख प्रति मिमी क्यूब होता है। इनका जीवन काल 110 से 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहीं पर लाल कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स बनते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए जानते हैं श्वेत रुधिर कणिका यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स WBC के बारे में। बच्चों, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ये सफेद दिखाई देती हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ये सफेद दिखाई देती हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या 5000 से 9500 प्रति मिमी क्यूब होता है। रुधिर में इनकी मात्रा 5000 से 9500 प्रति मिमी क्यूब होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इनका जीवन काल प्रदूषण के कारण घटता जा रहा है और 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। आइए बच्चों, रुधिर कणिका जो थी वो 3 प्रकार की थी। तो तीसरी रुधिर कणिका है पट्टिकांड। इसे अंग्रेजी में प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये गोल या अंडाकार होती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं रुधिर कणिकाएं, वो गोल अथवा अंडाकार होती हैं। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसी प्रकार से प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी संख्या रुधिर में 2 से 5 लाख प्रति मिमी क्यूब होती है। आप ध्यान दिए होंगे, लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा देखे थे 45 से 55 लाख थी। उसी प्रकार से इनकी मात्रा रुधिर में 2 से 5 लाख प्रति मिमी क्यूब होती है। ये चोट या घाव लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। बच्चों, यदि चोट या घाव लग जाएगा तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो इन्हीं कणिकाओं में फंस जाती हैं, यानी प्लेटलेट्स जाल बना लेंगी और लाल रुधिर कणिकाएं इन्हीं कणिकाओं में आकर उसी जाल में फंस जाएंगी, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं जो है रुधिर के क्या कार्य हैं, रुधिर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। बच्चों, रुधिर के निम्नलिखित कार्य हैं। रुधिर के निम्नलिखित कार्य है। पहला, ऑक्सीजन का परिवहन करना। पहला कार्य रुधिर का है ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तीसरा कार्य है ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाना। चौथा कार्य है हानिकारक पदार्थों को पूरे शरीर में फैलाना। और 5वां कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। 6ठा कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। और 7वां कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। इसको हम ध्यान पूर्वक विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन का क्या मतलब होता है। बच्चों, जब हम श्वसन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है, तो फेफड़े से यही रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को पूरे शरीर पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी रुधिर
फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा कार्य है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जब कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तो वहां से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में लाने का काम रुधिर करता है। इसीलिए कहा जाता है रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े में पहुंचाना। तीसरा कार्य है ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाना। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी आंतों के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, तो ब्लड इस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा कार्य है बच्चों हानिकारक तत्वों का परिवहन करना। मान लीजिए हम आप जो है किसी जहरीले जानवर का शिकार हो गए, तो सर्प हमारे पैर में काट लिया, तो पूरे शरीर में ये विष कैसे फैल जाता है, तो रुधिर हानिकारक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। पांचवा जो है कार्य है बच्चों शरीर के ताप को नियंत्रित करना। यदि गर्मी पड़ रही तो टेम्परेचर 45-43 डिग्री सेल्सियस है, हमारे शरीर का तापमान आप और हम जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यही ब्लड हमारे शरीर के तापमान को लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है, घटने बढ़ने नहीं देता है। इसी क्रिया को शरीर के ताप को नियंत्रण करना कहा जाता है। तो रुधिर ही हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। छठा कार्य है शरीर को रोगों से बचाना। तो ये जो WBC होते हैं यानी रुधिर हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। जब भी कोई जीव वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इनका भक्षण करके इनको नष्ट करके हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। सातवां कार्य है बच्चों जीवाणुओं को नष्ट करना। जब भी हमारे शरीर में कोई हानिकारक तत्व कीड़े मकोड़े वायरस बैक्टीरिया घुस जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम ये रुधिर ही करता है।